हेलो, गुड इवनिंग यार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति हूँ। मैं आप लोगों को बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के टॉपर्स बैच में। ठीक है, तो कौन कौन प्यारा बच्चा जो है टॉपर बनने के लिए तैयार है वो बिल्कुल एक बार क्लास में आ जाइए। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, इस बार का जो सम्मान समारोह रखा जाएगा वो होगा 90+, मतलब 90% बच्चों। तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाइए। ठीक, जिसमें हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 2, जो आपका क्या है, मानव जनन है, और जिसमें आपका टॉपिक क्या है, युग्मक जनन। ठीक है, युग्मक जनन है। चलिए, तो पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार का जो सम्मान समारोह है, इस बार 80% वालों के लिए था और इस बार 90% वालों के लिए। तो इस बार आप लोगों को एफर्ट्स थोड़े से ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस बार जो है आप लोगों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और अंकित सर ने खुद बोला था कि अगर जो प्यारा बच्चा इस बार 90% से, मतलब जो सम्मान समारोह में आएगा, उसको जो है उसकी फीस भी क्या कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएं। अब देखना चाहते हैं कि कितने प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बार के सम्मान समारोह में हमसे मिलने आ पाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाइए। चलिए देखते हैं, प्रशांत, अनिल, सुहानी, श्रेया, पूनम, नितिन, साक्षी, अनुज, दर्शन, अभिषेक, ललित, विक्की, ज्योति, राहुल, अन्नू, सत्यम, आकाश, करण, मधु, कुलदीप, ज्योति। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को, ठीक है, युग्मक जनक, युग्मक जनन कल मैंने पूरा आपको बताया था। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, और उसमें ही सबसे पहला जो है आपका, मतलब 2 प्रकार का युग्मक जनन होता है, जिसमें आपका क्या होता है, शुक्राणु जनन भी होता है और अंडाणु जनन भी होता है, जिसको हम अंड जनन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और एक बार ये बता देंगे, आज शाम यानी कि जो 3 बजे वाली क्लास थी उसमें कितने बच्चे थे जिनको, बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट था कि मैम डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, डायग्राम से डर लगता है। ठीक है, कितने बच्चे थे उस क्लास में, और उसमें से कितने बच्चों को जो है आज डायग्राम बनाना आ गया? फटाफट वो सारे प्यारे बच्चे जो क्लास में थे ऐसे हैंड्स अप कर देंगे, और उसमें से जितनों को डायग्राम बनाना आ गया भाई वो बायो वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जो है अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक, फटाफट फटाफट एक बार, बाकी बच्चे क्लास में आए क्यों नहीं? ठीक है, अब देखो आपको भी क्लास में आना चाहिए। कल की क्लास में, जो कल आपकी एनसीईआरटी की क्लास होगी, उसमें आपको क्या करना है, उसमें मैं आपको मादा जनन तंत्र का डायग्राम सिखाऊंगी। ठीक है, तो वो क्लास तो बेटा आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि बोर्ड को भी एनसीईआरटी कवर कर लेता है, नीट को भी एनसीईआरटी, मतलब हर एक चीज में जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो काफी सारे बच्चे तो मतलब थे क्लास में, और उसमें से जिनको आया है बनाना वो बाय वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है, जिसमें, और जिनको अभी नहीं आ पाया है, ठीक है, वो कोशिश करेंगे एक और बार उस क्लास को देख लेंगे तो आप लोगों को भी आ जाएगा। आप लोग जो है एक बार, अरे वाह बहुत सारे बच्चों को आ गया है, ये तो बहुत सारी लाइन लगी है पूरी हर्ट की। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब जो है हम लोग शुरू करते हैं शुक्र जनन की। तो देखो मैं इसीलिए कहती हूँ बेटा कि ना टेंशन नहीं लो क्लास में। टेंशन क्यों नहीं लो? क्योंकि जब हम कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो पहली बार कोई चीज पढ़ के ना थोड़ी सी मुश्किल लगती है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, अगर पहली बार पढ़ा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ा सा उसको एक बार और रिवाइज करो, एक और बार उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, पर उसको छोड़ना नहीं है जब तक वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है। जब हम इतनी बार मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी, इतनी बार रिपीट करा दूंगी हर एक चीज को, अब सोचो 2-2 बार तो अभी साथ में आपकी क्लासेस चल रही हैं। एक एनसीईआरटी सीरीज, एक ये वाली मेन क्लासेस आपकी। दूसरा, आपके एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन सीरीज आएंगी, आपकी वन शॉट, मैराथन और जितनी चीजें पॉसिबल होंगी। तो टेंशन तो आपको लेनी ही नहीं है। ठीक है, पर इतना ऐसा भी नहीं सोचना कि मतलब ठीक है फिर छोड़ ही देते हैं। ठीक, छोड़ दोगे तो फिर कैसे ही होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं बेटा। क्या है शुक्र जनन?
शुक्र जनन जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक्चुअल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो क्या है? अगर मैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं तो कल मैंने बताया था जेनेसिस मीन्स क्या होता है, निर्माण, जनन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है? शुक्र, मतलब शुक्राणु का। ठीक है, किसका होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है बेटा, शुक्र जनन कहलाती है। ये प्रक्रिया हो कहाँ रही है? वृषण में हो रही है। ठीक है, वृषण के अंदर हो रही है, नर के अंदर हो रही है। ठीक है, वृषण के अंदर हो रही है। किस एज से होना शुरू होता है? प्यूबरिटी वाली एज से होना शुरू होता है। एंड द विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल? ठीक है, कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है बेटा? ठीक है, कौन से हार्मोन की वजह से हो रही है? टेस्टोस्टेरोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद बात करते हैं किसकी। अब हम चलते हैं कि ये शुक्र जनन है क्या। इसमें देखो, कितनी भी थियरी हो, कितनी भी थियरी, आपको थियरी पे सोचना ही नहीं। आपको एक डायग्राम बताऊंगी, वो डायग्राम पेपर में बना देना है। उसी डायग्राम को पहले समझेंगे, बाद में पढ़ेंगे थियरी क्या है। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे थियरी क्या है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो, जो शुक्र जनन है वो वृषण के अंदर हो रहा है। और वृषण के अंदर भी संरचना को याद कर लो, मैंने क्या बताया था, एक जो वृषण है उसके अंदर 250 कैसी हैं, 250 है बेटा उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल। और एक जो लोब्यूल है, एक जो कंपार्टमेंट है, उसके अंदर 1 से 3 है शुक्रजनक नलिकाएं। जो शुक्रजनक नलिका है, नाम से रिलेट कर लो, शुक्रजनक, आगे जाके जो जनक जनक कोशिकाएं हैं जो आगे जाके शुक्राणु का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो बेटा ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं वहीं पर ही शुक्राणु एक्चुअल में बनते हैं। ठीक है, वहीं पर, शेक नहीं बेटा। ठीक है, चलिए तो जब हम देखते हैं नर का जो वृषण है, नर के जो वृषण है, वृषण में जो जनिक कोशिका है, अब ये कौन सी कोशिकाएं हैं? ठीक है, यहां तक देखो, समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो नर है, नर का जो वृषण है, वृषण में जो जननिक कोशिका है, ठीक है, जो जननिक कोशिका है, कौन सी कोशिका? जो जनन करेंगी, जो जनक वाली कोशिका है, उनमें कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। और ये प्रक्रिया वृषण के कहाँ हो रही है? जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, जो क्या है? जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, वहां पर ये प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, वहां पर ये प्रक्रिया हो रही है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कि जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ये है क्या बेटा, ये है क्या, एक बार देख लेते हैं। 1 सेकंड रुकेंगे सभी प्यारे बच्चे। ठीक है, एक बार रुकेंगे। ओके, ठीक है, चलिए तो जो है यहां पर, ठीक है, 13 जून में होने वाली क्लास 12 जून को ही। हाँ, कहाँ, कौन बेटा, कौन बोल रहा है? अब देखो, बात करते हैं यहां पर। कल मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। डाउट ग्रुप 8 से 10 खुलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन है क्या? जिसमें एक कोशिका होती है। ठीक है, यहां पर एक कोशिका है। और ये कोशिका कैसी है बेटा? इसमें एक फ्लो चार्ट समझाऊंगी, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, या इसको और इधर बनाती हूँ। ये एक कोशिका है। इस एक कोशिका का नाम क्या है? इस एक कोशिका को कहते हैं नर जर्म कोशिका। ठीक है, नर जर्म कोशिका कहते हैं। इसी को ही मेल गैमेट, मेल जर्म भी, ठीक है, मेल गैमेट तो बनेंगे, इसी को ही मेल जर्म सेल भी कहते हैं। मेल जर्म सेल भी कहते हैं, मेल जर्म सेल भी कहते हैं। इसी को ही बेटा स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कैसी है बेटा? ये ध्यान रखना हमेशा, ये द्विगुणित होती है।
ठीक है, ये कैसी होती है, ये होती है द्विगुणित। ठीक है, द्विगुणित क्यों है, क्योंकि अभी इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो। ठीक है, इंग्लिश की क्लास रिकॉर्डेड देते हैं, लाइव नहीं होती है बेटा, सारी क्लासेस लाइव होती हैं। देखो आपके सामने टीचर है, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, और ऐसे ही इंग्लिश वाले शाहरुख सर भी लाइव लेते हैं। चलिए, तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, जो शुक्र जो आपकी नर जर्म कोशिका है, जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है, वो कैसी होती है बेटा, वो होती है आपकी द्विगुणित। और इसी को ही शुक्राणु जन भी कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं, इसी को ही शुक्राणु जन भी कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु जन भी कहते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, शुक्राणु जन, जो आगे जाके, जन मतलब जन्म देगी। किसको जन्म देगी, शुक्राणु को जन्म देगी। सबसे पहले बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है वृद्धि, और फिर उसके बाद पहले ये क्या करती है, पहले करती है ये विभाजन। पर किस तरह का, समसूत्री विभाजन करती है। समसूत्री विभाजन करेगी, तो समसूत्री का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, मतलब जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सेम होती है। ठीक है बेटा, 4 दिनों से डाउट ग्रुप पर जवाब नहीं जा रहा है, मतलब डाउट नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक बार जो है आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो डाउट तो आपका जाना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन डाउट तो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके निकेश गुप्ता, ओके 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 ओके। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जो आपकी कोशिका है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखो इतने सारे नाम है एक ही सेल के। समसूत्री विभाजन क्या होगा, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, सम मतलब समान। ठीक है, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। तो लो जी, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ डिवीजन। ठीक है, ये फिर से डिवाइड किया, इसने फिर से डिवाइड किया। चलो जी, कोई बात नहीं। ठीक है, ये पर अभी जो है सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। और समसूत्री विभाजन के बाद जो कोशिकाएं बनेंगी उनको कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स बनेंगी उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे प्राथमिक शुक्र कोशिका। ठीक है बेटा, क्या होता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। क्लियर, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, मतलब जो ये आपको दिख रही हैं, जो ये 4 सेल्स बनी है, ये कौन सी सेल्स हैं, ये हैं प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। इनको इसी सीक्वेंस में कर देते हैं थोड़ा सा लंबा। ठीक है, तो ये कौन सी सेल्स बनी है, ये बनी है प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। देखो, जो आपकी शुक्राणु जन थी, शुक्राणु जन के अंदर समसूत्री विभाजन हुआ, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या सेम है, और उसके बाद कौन बनी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी है, या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी है। अब इनके अंदर वापस विभाजन होगा, पर इस बार समसूत्री नहीं, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। ठीक है, वो कितने पार्ट्स में होता है बेटा, वो होता है 2 पार्ट्स में कंप्लीट। अब वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है अर्धसूत्री प्रथम, एक होता है अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है, एक तो क्या होता है, एक तो होता है अर्धसूत्री प्रथम, और एक होता है अर्धसूत्री द्वितीय। तो पहले जो है, पहले कौन सा विभाजन होगा, यहां पर पहले होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, या पहले होगा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो बेटा इसके बाद ध्यान रखना, जब ये कंप्लीट हो जाता है, वहीं पर ही जो कोशिकाएं अभी तक कैसी थी, ये कोशिकाएं अभी तक द्विगुणित थी। ठीक है, ये कोशिकाएं अभी तक कैसी थी, द्विगुणित थी। इनके अंदर गुण, उनका नंबर ही लिख देती हूं मैं, क्रोमोसोम्स का। ठीक है, इनके अंदर जो है क्रोमोसोम्स का नंबर ही लिख देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये वाली जो सेल्स थी अभी तक,
इनके अंदर कितना 46 46 46, ठीक है 46, और ये भी क्या था 46। यहां तक अभी तक क्या था, गुणसूत्रों की संख्या समान। पर अब जो है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो बेटा प्रथम अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो अब क्या होगा, अब जो है गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, आदित्य नहीं, मेरे गले में दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के साथ बोलना होता है और वो भी इतनी तेज तेज, इसलिए जो है आपको लग सकता है आवाज थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पिछले 3 घंटे से क्लासेस चल रही हैं। ठीक है बेटा, तो वो लगातार बोलने से और तेज बोलने से हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इससे क्या बनेंगी, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, इससे क्या बनेंगी, ये प्राथमिक था, और यहां पर अब क्या बन जाएंगी, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, क्या बन जाएंगी, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बन जाएंगी। क्लियर है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, एक बार बता दो क्या बना, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बना है। ठीक है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं। बायो का टेस्ट होगा इस बार, जो कमिंग जो वेडनेसडे होगा उसमें। ठीक है, देखिए तो यहां पर ये क्या थी, 46 था, इनके अंदर वापस विभाजन होता है, वापस विभाजन होता है, और ये द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बना देता है, जो कैसी हैं, हैप्लोइड हैं। ठीक है, जो कैसी हैं, हैप्लोइड हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि जब इसमें विभाजन हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो जो द्वितीयक अर्धसूत्री कोशिकाएं होती हैं, इनमें गुणसूत्र की संख्या आधी होती है, पर जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित ही रहती हैं। सेम इसी डायग्राम को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सेम इसी डायग्राम को जो है हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, पर नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे करना पड़ेगा। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं एक बार थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब बेटा हमारा क्या बन चुका है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बन चुकी हैं, और जो द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं उनमें अब क्या होगा, ये मान लो मैं लिख देती हूं इधर कि द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनी है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनी है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनी है, और जो द्वितीय शुक्र कोशिका है, जो द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं उनमें वापस विभाजन होता है। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें वापस से विभाजन होता है, और जो वापस विभाजन होगा अब कौन सा होगा, द्वितीय अर्धसूत्री, क्योंकि प्रथम अर्धसूत्री हो चुका है। ठीक है, इनमें कौन सा होगा, द्वितीय अर्धसूत्री, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो। ठीक है, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हो, ठीक है या नहीं, एक बार बताओ। एक द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होता है कंप्लीट, ठीक है, जैसे ही द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, तो बेटा क्या बन जाते हैं, यहाँ पर बनती है 4 कोशिकाएं। याद करो, मैंने माइटोसिस में पूरा बता रखा है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, और जिनको हम नाम देते हैं शुक्राणु प्रशु। ठीक है, तो इनसे अब क्या बने हैं, इनसे बने हैं शुक्राणु प्रशु। ठीक है, क्या बने हैं, शुक्राणु प्रशु बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं, शुक्राणु प्रशु बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं बेटा, शुक्राणु प्रशु बने हैं। अब जब हम बात करते हैं यहां पर क्या, अब जो आपकी मान लो 2 कोशिकाएं थी, ठीक है, ये वाली जो कोशिकाएं थी जो कैसी हो चुकी है, हैप्लोइड हो चुकी। ठीक है, इनसे अब क्या बनती है, इनसे बनती है शुक्राणु प्रशु। ठीक है, ये शुक्राणु प्रशु बनी है आपकी। ठीक, ये बनी है शुक्राणु प्रशु। जो शुक्राणु प्रशु बनी है वो भी कैसी है, वो भी हैप्लोइड है। ठीक है, वो भी कैसी है, वो भी हैप्लोइड है। ठीक है, वो भी कैसी है बेटा, हैप्लोइड है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो शुक्राणु प्रशु है, शुक्राणु प्रशु ही बदल जाती हैं किसमें, शुक्राणु में। ठीक है, इन्हीं से ही क्या बनता है, इन्हीं से ही शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, इन्हीं से ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, फाइनली इन ये ही ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं किसमें, शुक्राणु में। ठीक, तो ये लो, इनसे क्या बने, अब इनसे ही बना है शुक्राणु। ठीक है, इनसे ही बना है
बताओ, बस इतनी सी प्रक्रिया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, हिंदी की क्लास बेटा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैम अभी नहीं है। श्वेता कुमारी या जितने भी काफी सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम हमारा कमेंट आप तक नहीं जाता है क्या? बेटा सबका कमेंट आता है, ठीक है, सबका कमेंट आता है। पर अब आप एक बात बताइए, आप इतने समझदार हैं, क्या आपको बोर्ड एग्जाम देना है कि नहीं देना है? बोर्ड एग्जाम देना है ना? और अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो क्या आपके लिए नाम ज्यादा मैटर करता है? क्या आपके लिए नाम ज्यादा मैटर करता है कि बस मैम हमारा नाम ले, या आपके लिए पढ़ना मैटर करता है? ठीक है, पढ़ना मैटर करता है। अब आप बताइए, ये तो आप भी समझ सकते हैं, अगर मैंने इधर फेस किया है तो मैं उधर के कमेंट कैसे पढ़ सकती हूँ बेटा, है ना? क्या ये फ्लो चार्ट बना देंगे तो नंबर मिल जाएंगे? लैंग्वेज भी लिखवाऊंगी, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो फ्लो चार्ट भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है, और साथ में थ्योरी भी लिखवाऊंगी। ठीक है, अब जो है इसके बाद क्या है, ये प्लीज नहीं बोलना। ठीक है बेटा, एक बात बताओ मुझे, तो अब आप क्या चाहते हैं? सिर्फ मैं आपसे कंटिन्यूअसली बात करती रहूं? अगर हम सिर्फ बात करेंगे तो क्या आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे उससे? हैं, क्या उससे अच्छे नंबर आ जाएंगे? निकेश मिल जाएगा बेटा अगर नहीं मिला है। ठीक है, हैं पढ़ना चाहते हो कि सिर्फ ये चाहते हो मैम हमारा नाम लेती रहे? ठीक है, अगर देखो आपको समझने में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप उसको एक और बार समझ सकते हैं। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, ठीक, पर ऐसे नहीं कि मैम हमसे गुस्सा है ठीक है, मैम हमसे गुस्सा है क्या? तो बेटा नहीं हूँ गुस्सा, कोई अपने छोटे भाई बहनों से गुस्सा होता है? बताओ फटाफट। अगर जो पढ़ाया है अगर वो क्लियर है तो एक बार जो है बाय वाला हार्ट भेज देंगे। और प्लीज ऐसे ना करें कि मैम हमारा नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। ठीक है, नाम लेने से कुछ नहीं होता। बताओ, अब आप समझदार प्यारे बच्चे हो, बोर्ड में नंबर चाहते हो कि नहीं चाहते, है ना? तो बातें करने में समय क्यों बर्बाद करना है? अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, पहला पॉइंट है आपका शुक्राणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन क्या होता है? शुक्राणु जनन जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें शुक्राणु का निर्माण शुरू कहां से होती है? ये प्रक्रिया शुरू होती है एक कोशिका से, जिसको हम नर जर्म कोशिका भी कहते हैं। याद करो, जो शुक्रजनक नलिका में मैंने बताया था होती, जिसको हम शुक्राणु जन भी कहते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। मैंने वही एक सेल यहां बनाई है। उसके अंदर क्या हुआ है? उसके अंदर हुआ है समसूत्री विभाजन। अच्छा, एक पॉइंट और, मैं कुछ पॉइंट यहां पर ऐड करती हुई चलूंगी साथ साथ, ताकि आप कंपेयर कर सको डरना नहीं है। और पहला पॉइंट नंबर 1, जो मेल के अंदर होता है ये वाला शुक्राणु जनन, ये आसान है। किसके कंपैरिजन में? अंड जनन के कंपैरिजन में। अंड जनन इससे थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने अभी बता दिया, पर इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप लोग समझ ना सको। जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा? शुक्राणुजन है। ठीक है, शुक्राणुजन है। इसके अंदर कौन सा विभाजन हुआ बेटा? सबसे पहले इसमें 3 फेजेस होती हैं, और पहला फेज इसमें वृद्धि वाला ही होता है, जिसमें इसकी कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है, गुणन करती है। ठीक है, और गुणन मतलब कैसे बेटा? अगर समसूत्री विभाजन होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? मल्टीप्लाई कर रही है। इनकी संख्या कम नहीं होगी। पहले आपको विभाजन में अंतर समझना पड़ेगा, और अंतर यहां से समझ लो। सम मतलब समान, है ना? जहां गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। जब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है उनके अंदर क्या हुआ है? समसूत्री विभाजन हुआ है। और जब समसूत्री विभाजन हुआ तो बेटा यहां पर जो कोशिकाएं बनती हैं उनका नाम होगा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। बेटा जो पहले नंबर पे बनती हैं उनको कहेंगे प्राथमिक, जो बाद में बन रही है वो है द्वितीयक। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है आपका प्राथमिक। ठीक है, तो इनके अंदर हो रहा है समसूत्री विभाजन। फिर क्या हुआ? फिर होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और जिसके बाद क्या बनेंगी? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनेंगी। ठीक है, क्या बनेंगी? द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। और ये जो द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं इनमें वापस से द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद क्या बनती है? कुछ कोशिकाएं बनती हैं जिनको हम शुक्राणु प्रशु कहते हैं।
और वही ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनाती हैं, शुक्राणु बनाती हैं। और शुक्राणु क्या है, युग्मक है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो युग्मक है बेटा वही कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। देखो शुरुआत हमने कहां से की थी, द्विगुणित कोशिका से, अर्धसूत्री विभाजन हुआ और फाइनली जो युग्मक बना है वो कैसा है, अर्धसूत्री है। क्या आप जितनी बातें मैंने बताई हैं यहां तक किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो फटाफट एक बार मुझे बताएंगे, नहीं तो बाय वाला हार्ट भेज देंगे, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, एक बार बताओ फटाफट, क्या सबको क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। गिरिराज, क्या आप पहली क्लास में आए हो, इससे पहले का नहीं पढ़ा है बेटा? अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार उसको रिवाइज करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है, दिखना चाहिए भाई आपके बायो वाले हार्ट। ठीक है, फटाफट से अगर ये क्लियर है तो फिर उसके बाद हम चलते हैं एक्चुअल में। शुरुआत से बहुत सारे बच्चों को जो है थियरी थियरी थियरी, ठीक है, थियरी की जो दिक्कत रहती है उसको दूर करते हैं। ठीक है मैम, ऑल इज क्लियर, ओके, ठीक है, ऑल इज क्लियर, ऑल इज क्लियर, ओके 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 ओके। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं एक बार जो है थियरी में। तो ठीक है, थियरी देख लेते हैं, थियरी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको जो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, मैं नहीं चाहती कि वो कंफ्यूजन जो है आप लोगों को बना रहे। ठीक, जिसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ना है, ये वाला मैंने डेफिनेशन बताई है आपको। जब मान लो आप पेपर देने गए हो, आपको लिखना कितना है वो एक एक पॉइंट बताती हूँ। यहां से लिखना शुरू किया, एक ऐसी प्रक्रिया है बस जिसमें शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, वो प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है। आप इतना भी लिख देंगे सफिशिएंट। कैसे विभाजन के बाद बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। प्रक्रिया कहाँ होती है, शुक्र जनक नलिका में होती है। इतना पॉइंट लिखा, काम खत्म। ठीक है, याद हो गया? आई होप इतनी चीजें आपको याद हो भी गई होंगी और मैंने क्लास में करवाया भी है ये। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कितनी अवस्थाओं में इसको बांटते हैं, तीन तीन स्टेजेस में कंप्लीट होता है ये। और वो तीन स्टेजेस कौन सी है? ठीक है, थैंक यू सो मच शिवा यादव। चलिए, वो तीन स्टेजेस कौन सी हैं बेटा, जिसमें से आपकी पहली जो स्टेज है वो है गुणन प्रवस्था, मतलब मल्टीप्लीकेशन फेज। देखो मैं थियरी पहले भी पढ़ा देती पर आपको क्लियर नहीं होता चीजें, अब हम फ्लो चार्ट पढ़ के आए हैं, अब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहली अवस्था कौन सी है, गुणन फेज है, मल्टीप्लीकेशन फेज है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जब संख्याएं बढ़ जाएं बढ़ जाएं। अब मैंने आपको बताया था उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। किसमें, ये थी आपकी स्पर्मेटोगोनिया, ये लगातार समसूत्री विभाजन करती है और क्या करती है, संख्याओं को बढ़ाती है। बताओ ये क्या हो रहा है, गुणन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुणन हो रहा है ना। किसी भी चीज को ना, मतलब ऐसे यहाँ जो यहाँ लिखा है उसको ऐसा नहीं है कि रटना है, उसको समझना है, शब्दों को उतारो अपने अंदर तो खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये क्या लिखा है, गुणन प्रवस्था। क्या होता है गुणन, जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है और उसकी संख्याएं बढ़ रही है। कौन सी कोशिकाएं, जो भ्रूण का जो वृषण है, भ्रूण का क्या है, जो वृषण है उसकी जननिक कोशिकाएं जो है प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, सबसे पहले वहां पर जनन कोशिकाएं होती हैं। उन कोशिकाओं में क्या है, बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है। कौन सा विभाजन बताया बेटा मैंने बताया है, शुक्राणु पुरुषों को ही स्पर्मेटिड्स कहते हैं बेटा। ठीक है, ये क्या है, ये है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री जब विभाजन होता है तो ये कंटिन्यूअसली रिपीट करेंगी, बार बार विभाजन करेंगी, जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ रही है। और जब संख्या बढ़ती है तो इस प्रकार बननी जो कोशिकाएं बनती हैं उनको शुक्राणु जनक या स्पर्मेटोगोनिया, मैंने 2-3 नाम आपको अलग अलग बताए हैं। ठीक है, ये बनती है जो कैसी होती है, एक्चुअल में हमने शुरुआत यहीं से ही की है, हमने शुरुआत यहीं से ही की है। जो कौन सी सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है। और स्पर्मेटोगोनिया कैसी है, डिप्लॉइड है। ठीक है, कैसी है, डिप्लॉइड है। बताओ क्या समझ में आया या नहीं आया? अगर आप ये नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो हमने पहली लाइन डेफिनेशन पढ़ी, जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाया, उसके हिसाब से आप लिखिए कि यहाँ पर शुक्रजनक कोशिका है। ठीक है, शुक्रजनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, विभाजन करके ये जो है अपनी संख्याओं को बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है इसमें वृद्धि प्रवस्था या जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं। अब ग्रोथ फेज है क्या, ग्रोथ वृद्धि हो रही है। अब ये संख्या नहीं बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। अब जो शुक्रजनक है वो विभाजन के पश्चात जो भी उनको आवश्यक पोषक पदार्थ है उनको एकत्रित करता है और अपने आकार की वृद्धि बढ़ाता है। मान लो ये एक सेल है और इस सेल को क्या करना है, इस सेल को अगर डिवाइड करना है, जननिक मतलब जो आगे जाके जन्म देंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, तो बेटा डिवाइड करने के लिए इसको अपने जैसी 2 सेल्स बनानी है। तो क्या इसको जरूरत नहीं है पोषण की, बिल्कुल जरूरत है। तो ये जिस जिस पोषक पदार्थ की इसको जरूरत है अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है, ठीक है, अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देती है। थैंक यू सो मच शेख। देखो कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मैम क्या फ्लो चार्ट के हिसाब से लिख सकते हैं, बेटा फ्लो चार्ट बनवाया ही इसलिए है मैंने, ठीक है, मैंने फ्लो चार्ट बनवाया इसलिए है, ये तो बस ये समझो, ये तो है, ठीक है, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां से भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट इसीलिए ही होता है कि हम फ्लो चार्ट से पढ़ें और उसको लिखें, मैं वो सबसे बेस्ट तरीका मानती हूँ, ठीक है। चलिए जब हम देखते हैं यहां पर, अब ये क्या कहलाएंगी, जब ये विभाजन करती हैं, वृद्धि करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो ये शुक्राणु कोशिकाएं क्या बनाती हैं, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। देखो कैसे, हमने यहां पर क्या पढ़ा है, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया है वही बातें तो लिखी हैं, ठीक है। पहली कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। अब ये अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाती हैं, जिन जिन पोषक पदार्थों की जरूरत है उनको इकट्ठा करती हैं, अपना साइज बड़ा कर लेती हैं, और अब उसमें समसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद ये क्या बना देती हैं, शुक्र कोशिकाएं। यही बात यहाँ लिखी है, ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई, ठीक है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं, फिर आता है तीसरा फेज, परिपक्व अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, परिपक्व मतलब मेच्योर, ठीक है। तो इसमें भी 2 स्टेजेस होती हैं। इसमें क्या है, शुक्र कोशिकाओं में 2 बार अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताओ क्या मैंने आपको यहाँ 2 बार अर्धसूत्री विभाजन दिखाया है या नहीं। जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनी थी उनके अंदर 2 बार अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और क्या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। यही बात तो यहाँ लिखी है, यही बात तो यहाँ लिखी है, कुछ नया लिखा है, बताओ कुछ रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट, फिर क्या है, ये जो विभाजन हो रहा है इसमें क्या क्या है। सबसे पहला जो विभाजन है इसमें प्राथमिक जो शुक्र कोशिकाएं हैं उनके अंदर कौन सा विभाजन होता है, प्रथम अर्धसूत्री। ये फ्लो चार्ट वाली ही डायग्राम, मतलब फ्लो चार्ट वाली ही लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज है, फ्लो चार्ट वाली लैंग्वेज है। पर लेकिन मैं क्या चाहती हूं कि जब आप लिखें तो खुद की लैंग्वेज में लिखें। मैम थ्योरी की जगह फ्लो चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना होता है। मैम शुक्राणु प्रशुको स्पर्मेटिड्स, बिल्कुल बेटा राजन, ये मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ और जिसके बाद क्या बनती है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं बनती है। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी कुछ है, बस इस बात को मैं अपने तरीके से भी बोल सकती हूँ कि जो प्रथम परिपक्व जो विभाजन है इसमें क्या हो रहा है, थैंक यू सो मच मोहित कुमार, ठीक है, कि जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं उनमें जो है बेटा प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके पश्चात क्या बनता है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। बस इतनी सी बात को लिखना था, ठीक है। अब मैं दिखा देती हूँ आपको ये कहाँ लिख करवाया है मैंने आपको। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं हैं, कौन सा विभाजन हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बना रही है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं। क्या यहाँ पर कुछ और लिखा है, बताओ, रटने की जरूरत है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है और उसके बाद क्या बन रही है, द्वितीय शुक्र कोशिकाएं। इतनी सी बात को बस अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्वितीय होगा। फिर जो द्वितीय विभाजन होगा उसमें क्या करना है, द्वितीय विभाजन में जो द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं उसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन है और उसके बाद क्या बन जाते हैं, मतलब 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 शुक्राणु भी नहीं, मैं डायरेक्टली कहूंगी 4 शुक्राणु प्रशु बनते हैं, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 4
शुक्राणु प्रशु बनते हैं, 4 शुक्राणु प्रशु बनते हैं। ठीक है, 4 शुक्राणु प्रशु बनते हैं। क्लियर है, 4 शुक्राणु प्रशु बनते हैं और फिर वही शुक्राणु प्रशु बाद में क्या शुक्राणु में बदल जाते हैं। ठीक है, उसी से ही बाद में क्या होता है बेटा, शुक्राणु में बदल जाते हैं। बस इतनी सी प्रक्रिया है। बताओ इसमें कुछ रटना है, कुछ और है? जो द्वितीयक कोशिका है उनमें कौन सा विभाजन हो रहा है, द्वितीय अर्धसूत्री, और जिसके बाद शुक्राणु प्रशु बने। चलो दिखा देती हूँ। द्वितीय शुक्र कोशिकाएं हैं जिनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उसके पश्चात शुक्राणु प्रशु बना। पता है जब मैं छोटी थी तो मैं कैसे लिखती थी? ठीक है, अपना तरीका बताती हूँ, मे भी आपको हेल्प करे। ठीक, थैंक यू सो मच प्रियांशु। मैं ना पहले ऐसे ही करती थी, मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है, और मैं इस फ्लो चार्ट को क्या करती थी, ये मैं अच्छी तरह पढ़ के जाती थी। टीचर आपका इसी पे ही फोकस करेगा सबसे ज्यादा। ठीक, और उसके बाद मैंने जब मुझे लिखना होता था तो मैं क्या करती, जो मैंने चीजें यहाँ पर की हैं, ठीक है, मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखती थी फिर कि इसमें जो है स्पर्मेटोगोनिया है, यह शुक्राणुजन है जो एक द्वितीयक कोशिका है, और द्वितीयक कोशिका के अंदर सॉरी द्वितीयक नहीं, जो द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, ये एक द्विगुणित कोशिका है जिसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में ये अपनी संख्याओं को लगातार जो है बढ़ाता है और उसके बाद क्या बनता है, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। जो प्राथमिक शुक्र कोशिका है उसमें फिर वृद्धि होती है और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, और प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात ये क्या बनाती हैं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, और जो द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं उनमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद वो शुक्राणु प्रशु बनाती हैं और शुक्राणु प्रशु से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत है? अब तो मेरे हिसाब से सबको याद हो गया होगा। वही चीजें मैंने पीछे लिखवाई हैं थियरी में, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, ताकि आपको परेशानी ना हो। अब बताओ याद हुआ कि ना हुआ? ठीक है, 3-4 स्टेप है और इसमें एक बार और, ठीक है, 3-4 ही स्टेप है, कुछ है ही नहीं। पहला नाम जो है शुक्राणु कौन सा है, स्पर्मेटोगोनिया है, जिसको शुक्राणु जन या शुक्राणु जनक कोशिका कहा गया है। समसूत्री विभाजन हुआ, फिर बनी है शुक्र कोशिकाएं, कौन सी, प्राथमिक, जो पहले नंबर पे बन गई वो प्राथमिक होगी। फिर है द्वितीय शुक्र कोशिका और उनसे फाइनली शुक्र क्या बनी है, शुक्राणु प्रशु बनी है और फिर शुक्राणु। तो 4 से 5 स्टेप हैं। क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया, समसूत्री विभाजन हुआ, प्राथमिक शुक्र कोशिका बना, प्राथमिक शुक्र कोशिका नाम याद होगा, शुक्राणु बना रहे हैं, ऑब्वियसली शुक्र कोशिका पहले नंबर पे बन रही है प्राथमिक, फिर उनसे ही द्वितीयक शुक्र कोशिका, फिर शुक्राणु प्रशु और फिर शुक्राणु है। कोई कुछ दिक्कत है? 5 ही नाम है, बस 5 नाम याद रखने हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब जो ये शुक्राणु बना है, ठीक है, जो शुक्राणु बना है उसकी संरचना कैसी है, अब इस पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु जनक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शुक्राणु की संरचना है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। अगर सभी प्यारे बच्चों को यहां तक क्लियर है तो फटाफट एक बार बाय वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है, चलिए अब बेटा यहां पर क्या है, हम लोग चलते हैं आगे, जिसमें आपका जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। अब जो हमारा शुक्राणु बना है, ठीक, अच्छा इसमें एक और टर्म होती है, 2 टर्म्स में बहुत क्वेश्चन आता है। ये जो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है, ये पूरी प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक टर्म होती है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, एक टर्म होती है स्पर्मियोजेनेसिस। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ दोनों का मतलब क्या है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो। 2 टर्म्स की बात कर रही हूं मैं, एक है टर्म क्या, और ये इंग्लिश में ही समझिएगा, ठीक है, ये इंग्लिश में ही समझिएगा क्योंकि ये इंग्लिश में ही नाम आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो आपको ऐसे ही देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, जो प्रक्रिया हमने अभी पढ़ी है शुक्राणु जनन। ठीक है, ये क्या है, ये है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन में क्या होता है, शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। कौन सी कोशिका से, स्पर्मेटोगोनिया में, जो हमने अब तक शुरू से लास्ट तक पढ़ा है। ये पूरी प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस। एक प्रक्रिया और है इसमें, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस।
ठीक है, एक और प्रक्रिया है स्पर्मियोजेनेसिस। अब बताओ क्या दोनों में जो है बेटा, सारी रामायण खत्म हो गई, अब पूछ रहा हूं मैम शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण के अंदर, ये सब वृषण के अंदर चल रहा है। ठीक है, चलो इसमें देखो जो मैंने आपको बताया है, जो शुक्राणु प्रशु है वो रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते हैं। यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेना, शुक्राणु प्रशु जो है, शुक्राणु प्रशु बन चुके थे यहां पर। शुक्राणु प्रशु रूपांतरित होकर रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं? शुक्राणु बनाते होकर शुक्राणु बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं? शुक्राणु बनाते। बेटा आपके शुक्राणु प्रशु तो थे ही, ठीक है, आपके क्या थे? शुक्राणु प्रशु थे। ठीक है, यहां तक आपने देखा कि शुक्राणु प्रशु बन चुके हैं। अब शुक्राणु प्रशु जो बन चुके थे वो रूपांतरित होते हैं और रूपांतरित होके क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये देखो ये गोल गोल था, अब इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं आया था, अब स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, और वही स्ट्रक्चर क्या है? वही, उसको हम शुक्राणु कहेंगे एक्चुअली। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ये यही है। ठीक है, जब जो आपके शुक्राणु प्रशु बने थे, ठीक है, शुक्राणु प्रशु से एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस वाली संरचना में, तो ये क्या है बेटा? ठीक है, शुक्राणु निर्माण का डायग्राम बना दीजिए। शुक्राणु निर्माण का ही तो डायग्राम है ये जो मैंने पीछे बनाया है ये, पर लेकिन ये एक स्लाइड पे नहीं आ पाएगा क्योंकि बेटा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना होता है ताकि आप लोग समझ पाए। फर्स्ट स्लाइड इसकी ये है, मैं इस पर नंबरिंग भी डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो इसको यहीं से ही कंटिन्यू करना है। और दूसरी स्लाइड इसकी ये है, ठीक है, दूसरी स्लाइड इसकी ये है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर किसमें? मोहिनी बेटा आगे क्यों जाना है बताओ मुझे, आगे क्यों जाना है? आप अपरा पे पहुंच गए, हम अपरा पे भी आए ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अपरा मैं बता देती हूँ, प्लेसेंटा होता है जो मदर और बच्चे को जोड़ता है, माँ से ला के खाना बच्चे को कैसे पहुंच रहा है? अपरा के थ्रू पहुंच रहा है। पर उतने आगे जाना क्यों है अभी? ठीक है, जहां पढ़ा रही हूँ प्लीज उस वाले टॉपिक को पढ़िए। अगर आप ऐसे आगे जाएंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर जो टॉपिक अभी समझा रही हूँ वो भी क्लियर नहीं हो। ठीक, चलो इसमें कुछ बच्चे कहना है मैम ग्राफिक्स पे क्यों नहीं लेकर आई इसको? क्योंकि बेटा इसमें ग्राफिक्स पे है ही नहीं, कोई वीडियो नहीं है इसमें। मैंने बहुत सारी जगह ढूंढा, सर्च किया, ठीक है, इसमें कोई ऐसी वीडियो थी नहीं, तो मैंने इसलिए खुद से सोचा कि मैं खुद आपको बना के बता दूंगी। ठीक है, आई होप इसमें आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब। ठीक, चलो अब देखते हैं यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन था, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है, जिसको शुक्राणु जनन हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है शुक्राणु की संरचना, जिसपे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है शुक्राणु की संरचना। देखो अगर मैं शुक्राणु की संरचना की बात करूं तो कैसा शुक्राणु होता? ठीक, इसको जो है 2 से 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और वो 2 से 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? ठीक, ये क्या है? ये है शुक्राणु। बेटा हर एक चीज को जब भी हम बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक चीज होती है। देखो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अपने पार्ट को कहाँ कहाँ डिवाइड करेंगे? ठीक है, ठीक, हम कहाँ से डिवाइड करेंगे? पहला वाला पार्ट हमारा क्या है? हेड वाला है, हेड वाला है। फिर ये कौन सा है? नेक है। ठीक है, फिर क्या है? पूरा का पूरा जो है वक्षस्थल है। ठीक, अब अगर हमें ऐसे ही इसको डिवाइड करना हो, ये स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है? स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी कभी रटना नहीं है, बस ये याद रखो कितने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको बेसिकली। किसी किसी बुक में 3 भी दिया होता है और 4, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये क्या है? ये ऊपर वाला पार्ट इसका क्या होगा? शीर्ष, सिर वाला भाग होगा, जैसे हमारा सिर वाला भाग होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? इसका ऊपर वाला पार्ट है शीर्ष वाला भाग। फिर नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट है ग्रीवा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? ग्रीवा। अगर समझने में, याद करने में कोई दिक्कत हो तो उस चीज को हमेशा खुद से जोड़ दो। हमारा सबसे ऊपर कौन सा भाग दिख रहा है? सिर है ना, ऐसे ही इसका सिर है। फिर क्या है? फिर है ग्रीवा। फिर कौन सा है?
फिर लास्ट में जो है, आप जब जानवरों को देखते हो उनको, उनके क्या होती है लास्ट में, पूंछ होती है। तो इसको भी क्या है लास्ट में, ये इसका पूंछ वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये पूंछ वाला भाग है। और बेटा पूंछ से, सिर और पूंछ के बीच में जो भाग है उसको क्या कहेंगे बताओ। ठीक है, उनके बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, मध्य खंड कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, मध्य खंड। मध्य का मतलब ही क्या होता है, बीच में। जो पूंछ के और सिर के बीच वाला पार्ट है वो होगा आपका मध्य खंड। ठीक है, तो क्या मैं इसको नाम दे सकती हूँ मध्य खंड, क्या हम इसका नाम लिख सकते हैं मध्य खंड। ठीक है, क्या हम इसका नाम मध्य खंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। जो बीच में है क्या हम उसको मध्य खंड नाम दे सकते हैं, बता दो एक बार फटाफट। आधा स्ट्रक्चर तो वैसे ही याद हो गया होगा, और ऐसा याद हुआ होगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। पहले हमारा कौन सा भाग है, सिर है, फिर गर्दन है, फिर जानवरों पे सोच लो। अब जानवरों की एक लंबी सी पूंछ भी होती है, ऐसे ही इसका सिर है, गर्दन है, पूंछ है, और सिर और पूंछ के बीच वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, वो है मध्य खंड। ठीक है, वो क्या है बेटा, मध्य खंड है। अब जो शीर्ष वाला भाग है वहां पर जो है इसके शीर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये थोड़ा सा इसमें अलग है, ये क्या होता है, ये होता है अग्रपिंडक। ठीक है, जो सिर वाला भाग है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच चांदनी, थैंक यू सुनील। देखो ये कौन सा पार्ट है, ये है अग्रपिंडक। ये कौन सा पार्ट है बेटा, अग्रपिंडक। अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, आगे। अग्र का मतलब आगे। जो स्पर्म है, स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है, उसका बिल्कुल जो आगे वाला भाग है उसमें, उसको क्या कहेंगे, अग्र। और पिंड जैसी संरचना है तो हमने उसको क्या बोला, अग्रपिंडक बोला। ठीक है, क्या बोला, अग्रपिंडक। अब बताओ क्या इसका नाम याद हुआ कि नहीं हुआ। इस अग्रपिंडक का काम क्या होता है, इसके अंदर होता है बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। थियरी लिखवाऊंगी और इसकी भी, ये ना सोचो कि मैम थियरी ना लिखवाएंगी। ठीक है, सब लिखवाऊंगी, पर पहले एक बार समझ लो अच्छे से। डायग्राम पहले इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अग्रपिंडक क्या है, आगे वाला भाग। जैसे ये एग के अंदर एंटर करेगा तो वो जो एंजाइम्स हैं, हाँ बिल्कुल सही, एक्रोसोम, वो एंजाइम्स की जो बाहर वाली वॉल होती, सॉरी, जो एग की बाहर वाली वॉल होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसको क्या नाम देते हैं, एक्रोसोम भी कहते हैं, इंग्लिश में एक्रोसोम कहते हैं। इसके जो पीछे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, अब जो ये बचा, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक कहाँ होता है, याद करो, हमारा कोशिका वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, 11th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, हाँ 9th में भी है, 11th में है, 8th में भी है। ठीक है, केंद्रक क्या होता है, केंद्रक, केंद्रक जो है किसी भी कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और शुक्राणु क्या है, कोशिका ही तो है, शुक्राणु क्या है, कोशिका है ना। तो बेटा ये इसका क्या है, केंद्रक। और केंद्रक के अंदर ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा अनुवांशिक पदार्थ। क्या होता है केंद्रक के अंदर, हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब आप देखो, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो कैसे हैं, वो उनके पापा के जैसे हैं। ठीक है, आप अपने पापा के जैसे क्यों हो, क्यों दिखते हो आप मम्मी पापा के जैसे, बेटा अनुवांशिक पदार्थ की वजह से। आपकी आंखें पापा के जैसी क्यों है, आपके अनुवांश मतलब पापा के अनुवांशिक पदार्थ की। तो जब भी फ्यूजन होगा किसका, युग्मकों का, ठीक है, जब भी शुक्राणु का और अंडाशय का फ्यूजन होगा तो बेटा इसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है इसका अनुवांशिक पदार्थ। और इसी की वजह से पापा के कैरेक्टर्स जो हैं कहाँ आते हैं, बच्चों के अंदर आते हैं। इसीलिए आपने दादी का एक सबसे फेवरेट डायलॉग सुना होगा, हमारा पोता तो किस पे गया है, अपने पापा पे गया है ना। बहुत सारी दादियां बोलती हैं, इसकी तो आंखें भी बिल्कुल ऐसी मिल रही हैं, है ना। कैसे बोलती हैं कि बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग्स आता है। और वो एक्चुअल में किसकी वजह से है, इस डीएनए की वजह से है, इस अनुवांशिक पदार्थ की वजह से है। ठीक, इसमें कुछ और पार्ट्स भी बचे हैं अभी, माइटोकॉन्ड्रिया,
और टेल। ठीक है, साथ में इसका एक्सप्लेनेशन बचता है, उसको हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना मैंने ये बताया है आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर वाला भाग क्या है हमारा, सिर है, फिर गर्दन है, फिर जानवरों में क्या होती है, नीचे पूंछ होती है, और पूंछ की और सिर के बीच का भाग क्या होता है, मध्य खंड होता है। सबसे आगे वाला भाग अगर मैं सिर पे बात करूं, क्या है इसके, अग्रपिंडक। अग्र मतलब जो आगे है ना, पिंड। ठीक है, कैसी संरचना है, पिंड जैसी, अग्रपिंडक हो गया। और वो अग्रपिंडक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो क्या काम करेंगे, जब ये एग के साथ फ्यूज करेगा तो वहां से वो एंजाइम्स तब रिलीज होते हैं। दूसरा इसका क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर। ठीक, चलो एक बार जो है, अगर सारे प्यारे बच्चों को क्लियर है, फटाफट बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक है, इससे आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, मतलब सेम टाइम वापस मिलेंगे 5 बजे। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय।